ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। ये कहानी है मार्क नाम के एक लुटेरे की, जिसकी जिंदगी सिर्फ गलत कामों को करते हुए गुजरी थी। वो सिर्फ लोगों को लूटता था और उसने कई सारी चोरियों को अंजाम दिया था। जिंदगी में उसने हर काम गलत किया था। लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डरते थे और साथ ही साथ पूरे शहर की पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। न जाने कितने इंटेलिजेंस टीम उस मार्क को पकड़ने के लिए दिन रात काम कर रही थी, लेकिन वो मार्क है कि किसी के हाथ आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मार्क एक काफ़ी शातिर मुजरिम था, जिसकी वजह से उसे पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। कई सारी इंटेलिजेंस टीम इसी काम में लगी हुई थी, लेकिन मार्क को इस बात का कोई डर नहीं था। वो हमेशा रात के वक्त निकलता था और अकेले घूम रहे लोगों को अपना शिकार बनाता था। कभी वो किसी को मार के उसका सामान छीन लेता था या कभी किसी को डरा धमका के उसे लूट लेता था। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही कामों को करके चलती थी। एक रात अचानक से ही ऐसे ही मार्क अपने काम को अंजाम देने के लिए निकला था। वो अंधेरी सुनसान सड़कों में घूम रहा था और साथ ही साथ गुमनाम गलियों में भी घूम रहा था, ताकि उसे कोई अपना शिकार मिल सके जिसे लूटकर वो अपना गुजारा कर सके। लेकिन कई जगह घूमने के बाद उसे कोई भी अकेला इंसान नहीं मिला और उसने हार नहीं मानी और कई गलियां ढूंढने के बाद उसने एक गली में देखा जहां पर एक कम से कम 18 साल का लड़का अपने स्मार्टफोन को यूज़ करता हुआ कहीं जा रहा था। मार्क ने उसे देखा और मार्क को उससे अच्छा शिकार और कुछ नहीं दिखा और मार्क ने उसी को अपना शिकार बनाने का फैसला किया। मार्क दबे कदमों से उसके पीछे चलने लगा और उसका पीछा करने लगा और ऐसी जगह का इंतज़ार करने लगा जहां आसपास कोई भी ना हो। वो 18 साल का लड़का इस बात से अनजान कि एक खूंखार अपराधी उसके पीछे उसका पीछा कर रहा है, इस बात से अनजान अपनी मंजिल की ओर चला जा रहा था। और आखिरकार एक ऐसी जगह आई जब मार्क ने वो उस काम को अंजाम दिया। उसने उस 18 साल के बच्चे को गन पॉइंट पे रख के उसका सारा सामान छीन लिया और वहाँ से जाने लगा। मार्क ने देखा कि उस लड़के के जूते काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और मार्क ने उसके जूते भी छीन लिए। वो 18 साल का लड़का वहीं पर रोने लगा। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और गुस्से में उसने मार्क को धमकी दे दी कि वो पुलिस में सब कुछ बता देगा। मार्क एक काफ़ी खूंखार अपराधी था और उसकी आदत थी कि वो अपने पीछे किसी भी सुराग को नहीं छोड़ता था, जिसकी वजह से मार्क ने अपनी पॉकेट से एक रिवॉल्वर निकाली और उस 18 साल के लड़के को मार दिया। वहाँ से अपना काम ख़त्म करने के बाद मार्क अपने सीक्रेट अड्डे पे आ गया और फिर सामान की तलाशी लेने लगा कि उसके पास काम का क्या क्या आया है। उसके पास काफ़ी कुछ था। अब उसके पास थोड़ा पैसा भी था और साथ ही साथ एक महंगे जूते भी। मार्क के जूते पुराने हो गए थे, जिसकी वजह से उस बच्चे से छीने हुए जूतों को पहन लिया और आराम करने लगा। उसने टीवी ऑन किया और टीवी पे उसी मार्क के बारे में न्यूज़ आ रही थी। मार्क काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि अब वो पूरे शहर में पॉपुलर हो चुका है। वो उन सारे लोगों का इंटरव्यू देख रहा था जो कि उन लोगों के परिवार वाले थे जिन्हें मार्क ने लूटा था और उन्हें मार दिया था। मार्क इन सब बातों से बेफिक्र था। वो सारे लोग मार्क को बद्दुआएं दे रहे थे, लेकिन मार्क को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मार्क था ही एक ऐसा खूंखार अपराधी जिसे किसी बात का कोई डर नहीं था। वो बेरहम था, उसे किसी के ऊपर भी रहम नहीं आता था और उसने आज एक 18 साल के लड़के को मौत के घाट उतार के इस बात को साबित कर दिया था। अगले ही दिन वो अपने सीक्रेट अड्डे पे सो रहा था और उठने के बाद फिर से उसने टीवी चालू किया और अभी तक मार्क के बारे में बताया जा रहा था और उस 18 साल के लड़के के बारे में भी अब न्यूज़ में आ चुका था। उसे कैसे मारा गया था,
और मार्क ने कैसे उसकी बेरहमी से हत्या की थी, इन्हीं सब बारे में वहाँ पर बातें चल रही थी न्यूज़ में। और फिर इंटरव्यू आया उसकी माँ का, उस लड़के की माँ का जिसने अपने बेटे को खोया था, और उसने टीवी पर ही सबके सामने बोला कि मेरा सब कुछ खो गया है। मेरा 18 साल का बेटा मेरे से दूर हो गया है। मुझ बूढ़ी माता वो एक ही सहारा था। मेरे पति के गुजर जाने के बाद वही एक मेरा सब कुछ था, लेकिन उस हत्यारे ने उसे भी मुझसे छीन लिया। मैं उसे शराब देती हूँ, वो इतनी बुरी मौत मरेगा कि सोचने वालों की रूह कांप जाएगी। मार्क ये बात सुन के थोड़ा सा घबराया, क्योंकि उस औरत की आंखों में एक गुस्सा नजर आ रहा था। वो गुस्सा इतना ज़्यादा था कि अगर मार्क उस औरत के सामने होता तो वो औरत मार्क को काफ़ी बुरी मौत मारती। लेकिन फिर मार्क ने अपने आप को संभाला और उसने यही सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा आज तक कोई कुछ बिगाड़ पाया है जो ये बूढ़ी औरत बिगाड़ पाएगी। फिर से शाम हुई और मार्क वापस से निकल गया अपने काम पे। अपने मुंह को मास्क से ढक के इधर उधर घूमते घूमते अपने शिकार की तलाश में मार्क चले जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में दर्द सा महसूस हुआ, और वो दर्द थोड़ा बहुत था, इसलिए मार्क ने उस दर्द को इग्नोर किया और चलता गया। लेकिन वो दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। मार्क को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। मार्क एक जगह पे बैठा और अपने जूतों को निकाल लिया। जूतों को उतारने के बाद उसने देखा कि उसके पैरों में जख्म बन रहे हैं, और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया कि उसके पैरों में जख्म कैसे बन गए, वो भी बिना किसी हाथापाई किए हुए। वो जख्म सड़ रहे थे। ये देखकर थोड़ा वो घबरा गया और फिर मुंह छुपाकर एक डॉक्टर के पास गया। वहाँ पर उसने उन जख्मों पे पट्टी करवाई और जैसे तैसे चलता हुआ अपने सीक्रेट अड्डे पे आके आराम करने लगा। फिर उसने ध्यान दिया कि उसके पैर का जख्म जो कि सड़ रहा था, वो सड़न बढ़ते बढ़ते उसके पैरों पे फैल रही है। ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और वो फिर से उसी डॉक्टर के पास मुंह छुपा के गया और वापस से पट्टी करवाई उसने। और फिर जब वो क्लिनिक से बाहर आ रहा था तो उसने देखा कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस गाड़ी के ड्राइवर को एक ग्रीम रीपर उठाकर अपने साथ ले गया। ये नज़ारा देखकर मार्क को समझ नहीं आया आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। ग्रीम रीपर आखिर सच में मार्क को दिखाई दे रहा है कि या सिर्फ ये एक वहम है। मार्क को कुछ भी समझ नहीं आया और फिर उसने इस बात को अपना वहम मानकर वहाँ से चलना ही ठीक समझा। फिर उसने देखा कि एक और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है उसी की आंखों के सामने, और एक एंजल वहाँ से आसमान से उतर के नीचे आई और उसने उस गाड़ी के ड्राइवर की सोल को अपने साथ लेकर आसमान में चली गई। ये सब देखना मार्क के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब था। आखिर ये सब मार्क के साथ हो क्या रहा था। मार्क को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है, कैसे है, क्यों है। इससे पहले तो मार्क ने कभी इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं किया, तो आज अचानक से ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक से मार्क ने अपने पीछे एक हाथ को देखा। किसी ने उसके पीछे हाथ रखा हुआ था और फिर मार्क ने पीछे मुड़ के देखा तो एक हेल का डीमन उसके पीछे खड़ा था। और फिर उस हेल के डीमन ने अचानक से मार्क के सर पे हाथ रखा और एक स्पेल कास्ट किया। Now it's time to meet your end. Come with me in hell. इतना कहते ही उस डीमन ने मार्क के सोल को बाहर निकालना शुरू कर दिया, लेकिन वो डीमन मार्क के सोल को निकालने में फेल हो गया और फिर मार्क वापस से जिंदा हो गया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जख्मी पैर की वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से भाग नहीं पा रहा था। और डराने वाली बात तो ये है कि वो हेल का डीमन मार्क का धीरे धीरे चलते हुए कदमों से पीछा कर रहा था। ये बात और भी ज़्यादा डरावनी थी। वो हेल का डीमन सिर्फ स्पेल कास्ट किए जा रहा था। It's time to meet your end.
come with me in hell. It's time to meet your end. Come with me in hell. Hell is waiting for you. मार्क काफी ज्यादा घबरा रहा था उस डीमन को देखकर। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा और वो मुंह से मास्क भी नहीं उतार सकता था। अगर उसने मास्क उतारा तो लोगों को उसकी हकीकत पता चल जाएगी और फिर उसे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए वो बिना मास्क उतारे ही लोगों से मदद मांगने लगा। उसने कहा कि वो देखो कोई मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे मारना चाहता है। लेकिन वहाँ खड़े किसी भी आदमी को वो डीमन नज़र नहीं आया। सबको यही लगा कि ये आदमी पागल है, इसलिए किसी ने मार्क की बातों पर ध्यान नहीं दिया और मार्क रोता रोता वहाँ से भागने लगा। और कई किलोमीटर भागने के बाद अपने ज़ख्मी पैर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था और फिर भागते भागते उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। और फिर अचानक से वो एक अंधेरी गली में पहुँच गया जहाँ हर तरफ अंधेरा था। मार्क उस अंधेरी गली में छुप गया, कोई उसे देख ना ले, खासकर वो हेल का डीमन। इसलिए मार्क ने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से एक आवाज़ आई। It's time to meet your end. अब वक्त हो गया है मेरे साथ नर्क में जाने का। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर उस हेल के डीमन ने वापस से मार्क की सोल को निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो फेल हो गया। अब मार्क वापस से उठ के वहाँ से धीरे धीरे भागने लगा और एक खंडहर से घर के पास पहुँचा। मार्क वहीं पर जाके छुप गया और फिर मार्क ने उस खंडहर से घर में जाके देखा कि एक बूढ़ी औरत वहाँ पर बैठी हुई है। और मार्क ने उस बूढ़ी औरत को पहचान लिया, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उसी 18 साल के लड़के की माँ थी। और उस बूढ़ी औरत ने मार्क की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैंने कहा था ना कि इतनी बुरी मौत मरोगे कि सोचने वाले की रूह कांप जाएगी, और वो दिन आ गया है। मार्क काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उसने गुस्से में ही बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, रुको अभी। ये कहकर मार्क अपनी पॉकेट से बंदूक निकालता है और उस बूढ़ी औरत के सामने गन पॉइंट कर देता है और एक फायर करता है। लेकिन फायर करते ही वो गोली उस बूढ़ी औरत के आर पार चली जाती है। ये देखकर मार्क काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है कि आखिर ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये सब पॉसिबल कैसे है। वो बूढ़ी औरत मार्क को देख के हंस रही थी और मार्क का शरीर धीरे धीरे सड़ रहा था और मार्क के शरीर से बदबू आ रही थी। मार्क काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर उसके पीछे से वही आवाज़ आई, मेरे साथ चलने का वक्त हो गया है, मेरे साथ तुम्हें आना ही होगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। और फिर मार्क उस बूढ़ी औरत की तरफ देखता है। वो बूढ़ी औरत मार्क को देखकर हंस रही थी। मार्क गुस्से में कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ किया क्या है। जिसके जवाब में वो बूढ़ी औरत हंसते हुए कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस अपने मरे हुए बेटे की लाश को तुम्हारी आत्मा के साथ जोड़ दिया है। अब जो उसकी लाश के साथ होगा वही तुम्हारे साथ होगा। मेरे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए उसकी लाश सड़ रही है और साथ ही साथ तुम्हारी लाश भी सड़ रही है, हरामखोर। मार्क ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी शरीर अब गलना शुरू हो गई थी। ये सब देख के मार्क कहता है कि कहाँ है तुम्हारे बेटे का शरीर। अरे मैं तो कुछ नहीं, बस एक काला जादूगरनी हूँ, काला जादू जानती हूँ। और तुमने मेरे बेटे को मारा था ना,
अब थोड़ा बदला तो लेना चाहिए ना। मेरे बेटे की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? मेरा बेटा एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन जवानी देखने से पहले ही तुझ हैवान ने उसे मार दिया। तुझे इतनी आसान मौत तो देनी नहीं चाहिए। न जाने कितने मासूम लोगों के खून से तेरे हाथ रंगे हुए हैं। ऐसी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए ना तुझे। तुझे मारना पड़ेगा, बहुत बुरी मौत। और तू चिंता मत कर, ये जो हेल का राक्षस है ना, वो तेरी सोल इसलिए नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि काले जादू से मैंने तेरी आत्मा को अपने बेटे की लाश के साथ जोड़ दिया है और तेरी आत्मा को तेरे ही शरीर में काले जादू से बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ये डीमन, ये राक्षस तेरी आत्मा को नहीं निकाल पा रहा है और तेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ ही देर की बात है, तू मर जाएगा और बहुत बुरी मौत। मार्क को अब पहली बार डर का एहसास हो रहा था। उसे पहली बार मौत का खौफ सता रहा था। मार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मार्क क्या करे। मार्क ने पूछा उस बूढ़ी औरत से, हाँ, कहाँ है तेरे बेटे की लाश? जल्दी बता मुझे। जिसके जवाब में उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अरे कहाँ होगी? मर्डर करने के बाद जो लाश होती है, पहले उसका अंतिम संस्कार थोड़ी होता है। होगी किसी फॉरेंसिक लैब में पोस्टमार्टम के लिए। ये सुनते ही मार्क की रूह कांप जाती है, क्योंकि अगर उसके बेटे की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो वही पोस्टमार्टम मार्क की बॉडी के साथ भी हो जाएगा। और पोस्टमार्टम में सबको पता है कि सिर्फ शरीर की चीर फाड़ होती है, जिसकी वजह से मार्क काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर दौड़ता हुआ एक हॉस्पिटल में जाता है। मार्क को न्यूज़ में पता चल गया था कि उस लड़के की लाश कौन से हॉस्पिटल में है, इसलिए वो जैसे तैसे दौड़ता हुआ, लंगड़ाता हुआ, सड़ता हुआ उस हॉस्पिटल में पहुंचता है और धक्का मुक्की करके हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ मारपीट करके उस जगह पे पहुंच जाता है, उस रूम में पहुंच जाता है जहां उस लड़की का पोस्टमार्टम होने वाला था। डॉक्टर्स उसे देख के घबरा जाते हैं और वो मार्क उन डॉक्टर से भीख मांगने लगता है कि तुम इस शरीर का पोस्टमार्टम मत करो, वरना मैं मारा जाऊंगा, मेरी मौत हो जाएगी, ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम इस शरीर का पोस्टमार्टम मत करो। इतना सुनते ही वहाँ खड़े सारे डॉक्टर उस मार्क को पागल समझने लगते हैं, क्योंकि कोई भी अचानक से आके ऐसी बातें करेगा तो लोग उसे पागल ही समझेंगे। और मार्क उनके पैर पकड़ लेता है। उसके सड़े हुए हाथों से आ रही बदबू से परेशान होकर डॉक्टर्स ने वहाँ के सिक्योरिटी को बुलाया और सिक्योरिटी ने मार्क को पकड़ के धक्के मारते हुए रूम से बाहर निकाला। और मार्क के बाहर जाते ही डॉक्टर्स ने अपना काम शुरू कर दिया और उस लड़के की चीर फाड़ शुरू कर दी। और जैसे जैसे उन्होंने उस लड़के के पेट को चीरा, वैसे वैसे ही मार्क का पेट भी चीर गया और उसके पेट की सारी चीज़ें बाहर आ गई। जैसे जैसे चीर फाड़ उस लाश के साथ हो रही थी, वैसा वैसा उस मार्क के साथ भी हो रहा था। और आखिरकार मार्क की काफ़ी बुरी तरह से मौत हो गई और वो बूढ़ी माँ हंसते हंसते अपना मकसद पूरा करके उसने भी अपनी जान दे दी। मेरा मकसद पूरा हुआ।